हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का परावर्तन गोली पृष्ठों पर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज ये जानेंगे बेटा संयुग्मी फोकस क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन का U और V में क्या रिलेशन होता है, UVF में क्या संबंध है। उसके बाद इस चैप्टर का बेहद ही निचोड़ आएगा बेटा, जिसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन इस चैप्टर के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस चैप्टर के बारे में जो खास बातें हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि संयुग्मी फोकस कहते किसको हैं, संयुग्मी फोकस क्या होता है और किस दर्पण में ये पॉसिबल है वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण, तो संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में पॉसिबल होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। अब कहेंगे ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है बेटा, वो समझने से पहले हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा लिख रखा है कि उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है संयुग्मी फोकस कहलाता है। इस बात का मतलब समझिएगा, मैंने नीचे ये मिरर बना रखा है जिसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा मिरर है बेटा। तो जिस मिरर में बाहर बाहर कलई की गई है, इसमें देखने में आपको पता लग रहा होगा, देखिए कि ये बाहर बाहर कलई की गई है, पॉलिश बाहर बाहर है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो जाहिर सी बात है बाहर बाहर कलई है तो ये अवतल दर्पण होगा। तो इस अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी गई है वो आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो इन्फिनिटी पर रखी गई है, अनंत पे, और ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये इसका फोकस है। तो आपको केस याद होगा बेटा कि अनंत पर यदि वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु को पुनः यदि फोकस पे रखा जाए तो इसका इमेज पुनः कहाँ बनता है बेटा, इन्फिनिटी पर बनता है, और ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये एक दूसरे के कंजुगेट हुए कि नहीं, क्योंकि परिभाषा में भी तो यही बोला है कि उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इन्फिनिटी पर। तो ये एक दूसरे के जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक बार फोकस पे बन रहा है, और यदि फोकस पे रख रहे हैं तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बन जा रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, संयुग्मी है, कंजुगेट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है बेटा कि उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले वाले बिंदु पर बन जाता है, तो उसे एक दूसरे का संयुग्मी फोकस कहते हैं। ये केवल और केवल किसमें संभव है, तो ये केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल में क्यों नहीं। आइए देखिए, नीचे हमने उत्तल दर्पण भी बना रखा है क्योंकि अंदर अंदर कलई, इसके भीतर कलई की गई है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यदि भीतर भीतर कलई होगी तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जाए, यहाँ पे यदि मैं आपको फिगर बना के इस बात को समझाऊँ, यहाँ पे यदि मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँ, इस इन्फिनिटी पर रखूँ, तो इन्फिनिटी पर जो बिंदु वस्तु होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, ये बात आपको पता होगी। तो यदि इसमें देखा जाए बेटा तो इन्फिनिटी वाले केस में जो ये अवतल दर्पण है, यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे सर इसका इमेज फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। अनंत पर यदि वस्तु रखी जाए तो इसका इमेज कहाँ बनता है, तो उत्तल दर्पण में इसका इमेज फोकस पे बनता है। क्या यदि इस वाले केस को उल्टा किया जाए बेटा, वस्तु को उठा के यदि फोकस पे रखे तो क्या उत्तल दर्पण में इस बिंदु वस्तु का इमेज पुनः आपको इन्फिनिटी पर मिलेगा या नहीं, तो जवाब होगा सर नहीं। तो ये इसीलिए ये संयुग्मी फोकस केवल और केवल किस वाले दर्पण में संभव होगा, तो जवाब होगा केवल और केवल अवतल दर्पण में। यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल, केवल अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं, तो जवाब में क्या देंगे, जवाब में देंगे केवल और केवल अवतल दर्पण। आगे बात करते हैं बेटा गोली दर्पण के फोकस दूरी व वक्रता।
त्रिज्या में रिलेशन, ये दूसरी हेडिंग है इस दर्पण की। गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। शॉर्टकट में यदि बात करें बेटा तो एफ व आर में क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। आइए देखते हैं एफ व आर में क्या रिलेशन होता है। तो निगमन आपके सिलेबस से बेटा कट गया है, ये आपका प्रूफ नहीं आएगा आपके बोर्ड में, ये आपको पढ़ना नहीं है। आप इस रिलेशन को बस याद कर लीजिएगा क्योंकि सवाल लगाने में आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू होता है r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब कहेंगे सर ये सूत्र केवल उत्तल के लिए वैलिड है या केवल अवतल के लिए या फिर दोनों के लिए। तो बेटा ये सूत्र हमने आगे लिख लिया, उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पणों के लिए है। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा तब भी f इक्वल टू r/2 इस्तेमाल करेंगे, अवतल होगा तभी f इक्वल टू r/2 इस्तेमाल करेंगे। यदि ये अवतल दर्पण रहेगा तो उसकी फोकस दूरी को निगेटिव ले लेते हैं, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होती है, ये आपको पता होगा। जो अभी हम आपको इसके आगे जो साइन सेगमेंट होगा इसका या साइन कन्वेंशन होगा उसके अंतर्गत बताऊंगा कि कब किसको प्लस या कब किसको माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। बात करते हैं आगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। आगे बात करते हैं बेटा ये रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आइए समझते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन के अंतर्गत हमने कई पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं, तो इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या इसका फार्मूला होगा, तो जो ये परिभाषा आपने ऊपर लिखा है उसी को यहाँ पे हमने सूत्र रूप में पिरो दिया है। m इज इक्वल टू हो जाएगा I इज अपान O। I क्या है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई है, और O क्या है, वस्तु की लंबाई है। जब सवाल में प्रतिबिंब की लंबाई बोलेगा तो याद रखिएगा उसे I से इंडिकेट करेंगे, और यदि सवाल में कहता है वस्तु की लंबाई तो उसे O से इंडिकेट करेंगे। ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं, जो m का रिलेशन होता है v और u के टर्म में भी होता है। तो m इज इक्वल टू माइनस v/u भी होता है, माइनस v/u। ये कहाँ से आया बेटा, इसका प्रूफ भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको प्रूफ पढ़ने नहीं है, न्यूमेरिकल लगाते समय ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से लगा सको सवाल का न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यम का याद रखिएगा, दर्पण वाले में जो रेखीय आवर्धन होगा उसमें v और u के टर्म में जब सूत्र पूछा जाएगा तो m इज इक्वल टू I/O याद रखेंगे। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस m इज इक्वल टू I/O होता है और m इज इक्वल टू माइनस v/u होता है। जहाँ v क्या होगा बेटा, तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, ध्रुव से। तो v का वैल्यू नाम होगा प्रतिबिंब की दूरी। आइए देखते हैं इसमें क्या रिलेशन होता है। u भी f में जो रिलेशन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। निगमन यहाँ भी कट गया है, सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, इसका केवल फार्मूला याद रख लेना है। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए वैलिड होता है। इस फार्मूले में जो v का वैल्यू है वो है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और u का जो नाम है वो है वस्तु की दूरी ध्रुव से। अब दर्पण वाले फार्मूले में यहाँ पे बीच में क्या होता है बेटा, प्लस। कंफ्यूजन यही तो होता है कि किस फार्मूले में बीच में प्लस साइन होगा और किस में माइनस। तो दर्पण में ध्यान से देखिए, दर्पण में प आ रहा है, दर्पण में क्या आ रहा है, प मतलब प्लस। तो यदि दर्पण वाला सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि u भी f में जो रिलेशन होता है उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए वो क्या होता है, तो आप याद करिएगा दर्पण कह रहा है तो प मतलब प्लस होगा, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो फार्मूला होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए वैलिड होगा। बस अंतर इतने का ही आएगा कि कब प्लस लेना है v का वैल्यू या कब माइनस लेना है, और कब f का वैल्यू प्लस लेना है कब माइनस लेना है। हालांकि सूत्र में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने सिंबल रूप में लिख दिया है, जहाँ u क्या है वस्तु की दूरी है वो ध्रुव से है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी वो भी ध्रुव से है, और f क्या है दर्पण की फोकस दूरी। तो रिलेशन यहाँ बस आपको याद रखना है, ये फार्मूले याद रखने हैं। इसका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो फार्मूले का डेरिवेशन है वो आपको आएगा। चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो है वो है चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है, और इस सर्कल को बीच से दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर लिया है।
यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो दर्पण है जिसमें अंदर अंदर कलई की गई है, इसमें ये आपका उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर ये वाला जो दर्पण है जिसमें बाहर बाहर कलई की गई है इधर की तरफ, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा बेटा? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यहाँ पे ये पोल है, ये इसका फोकस दूरी है, और ये जो C' दिखाई दे रहा है फिगर में आपको, ये इसका वक्रता केंद्र है। अब ये लाइनिंग हमने क्यों खींच रखा है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें, और इधर की तरफ जो ये वाली लाइनिंग है, ये सब मैंने इनको क्यों खींच रखा है, तो ये इसलिए खींच रखा है ताकि आपको आसानी से प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है सवाल लगाने में वो आसानी से समझ में आए। इसके लिए यहाँ पे ध्यान से यदि देखा जाए, इस अवतल दर्पण में यदि बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये इसका फोकस, और ये जो C है ये आपका वक्रता केंद्र है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, उस निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया गया होगा कि दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक क्षैतिज वाला जो लाइनिंग होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वाली लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। इस क्षैतिज वाले लाइनिंग में जो मूल बिंदु होता है, पी को कुछ समय के लिए आप उसको ओरिजिन यानी मूल बिंदु समझिए, तो ये जो मूल बिंदु होगा उसके दाहिनी तरफ यदि एक्स एक्सिस पर बात करें तो उस एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु के दाहिनी तरफ समस्त दूरियां धनात्मक होती है। इसलिए मैंने C के यहाँ पे नीचे जो लिखा है प्लस VE लिखा है, इसका मतलब है पॉजिटिव। और यदि एक्स एक्सिस के बाईं तरफ बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के बाईं तरफ समस्त दूरियां निगेटिव होती हैं, ये भी आपको पता होगा। और यदि मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस पर बात करें तो समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं, जिसको मैंने प्लस VE लिखा है, जिसको शॉर्टकट में लिखा गया है, और इसको पूरा पढ़ें तो पॉजिटिव पढ़ेंगे। और मूल बिंदु के नीचे यदि बात करें वाई एक्सिस पे तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा। और उसी तरह अवतल दर्पण में भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, और रटना आपको बिल्कुल नहीं है। इस फिगर की मदद से आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं जिसमें डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर शो किया है। उन अंतर की मदद से आप आसानी से उन चीज़ों को कब किसको प्लस लेना है किसको माइनस आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अवतल दर्पण में जो U का वैल्यू होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। माइनस V का क्या मतलब है? निगेटिव। शॉर्टकट में इसको माइनस V लिखा गया, जिसका मतलब है नेगेटिव अर्थात नकारात्मक अर्थात ऋण। क्या ये हमेशा लिया जाएगा? जी हाँ। आइए देखते हैं ये बात सत्य है या असत्य। तो ये आपका अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु को जब भी रखते हैं, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, वस्तु को तो हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो वस्तु को यदि बाईं तरफ रखेंगे तो वाई एक्सिस पे तो रखेंगे नहीं, रखेंगे तो एक्स एक्सिस पे ही रखेंगे। यहाँ पर जब वस्तु को बाईं तरफ इस तरफ रखेंगे इधर ही, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 केसेस होते हैं, उन 6 केसेस में किसी भी जगह पे वस्तु को प्लेस किया जा सकता है, जबकि वस्तु को बाईं तरफ ही रखेंगे। यदि बाईं तरफ इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा तो आपको पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस मूल बिंदु के बाईं तरफ की समस्त दूरियां क्या होगी? ऋण। और वस्तु को रखते भी बाईं तरफ, इसलिए U का वैल्यू क्या लेंगे अवतल दर्पण में? निगेटिव। क्यों? कोई पूछे क्यों ले रहे हैं U का वैल्यू निगेटिव, तो आप बता दीजिएगा वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। अब बाईं तरफ रखने का मतलब है चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं तरफ की समस्त दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। उसी तरह यदि बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में U का वैल्यू भी निगेटिव लेते हैं, ये भी हमेशा लेते हैं। क्यों जी, ऐसा क्यों करते हैं? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी उत्तल दर्पण जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका ध्रुव है। अब वस्तु को इधर तो रखते नहीं, वस्तु को जब भी रखते हैं तो इधर रखते हैं, बाईं तरफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में रखते हैं। और वस्तु को इसमें 2 ही केस होता है, इन्फिनिटी, उसके बाद ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रख लीजिए। तो वस्तु को जब भी रख रहे हैं एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ रख रहे हैं, यही होगी वस्तु की दूरी भी। और इस वजह से उत्तल दर्पण में भी हम U का वैल्यू क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा दोनों में, हालांकि ये दोनों में समानता हो गई। दूसरी बात करते हैं कि V का वैल्यू क्या लिया जाएगा अवतल दर्पण में। तो आपको पता होगा कि इन्फिनिटी से लेके F तक, इन्फिनिटी से लेके F तक, चूँकि 6 केसेज होते हैं अवतल दर्पण में, तो इन्फिनिटी से लेके F तक ये 5 केसेज में जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें V का जो वैल्यू होता है, V का मतलब बेटा क्या है? वो है प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? ध्रुव की। तो V का जो वैल्यू होगा उन 5 केसेज में वो इधर ही बनता है, नीचे बनता है और दर्पण की ही ओर बन जाता है। इस वजह से V का वैल्यू क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जो छठा केस होता है जब वस्तु को F और P के बीच में प्लेस किया जाता है, तो इस छठे केस में इमेज दर्पण के इधर पीछे बन जाता है, जो कि आभासी होता है। तो यदि बात करें उस छठे केस में V का वैल्यू क्या लिया जाएगा?
तो जब छठे केस के अंतर्गत यदि बात करें तो उसमें v का वैल्यू प्लस लिया जाएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु के दाहिनी तरफ एक्स एक्सिस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और दाहिनी तरफ की समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। अतः छठे केस में जो v का वैल्यू लिया जाएगा अवतल दर्पण में वो प्लस लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव, छठवां केस है, और 1 से लेकर 5 वाले केस में v का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। इस प्लस माइनस का चक्कर क्या है, ये क्या बताते हैं, तो जब भी अवतल दर्पण में ये कहे कि आभासी व सीधा इमेज बन रहा है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी व सीधा के केस में जो v का वैल्यू लिया जाएगा अवतल दर्पण में वो प्लस लिया जाएगा। और यदि वास्तविक व उल्टा की बात करेगा तो वास्तविक और उल्टा के केस में अवतल दर्पण में v का वैल्यू माइनस लेंगे। देखते हैं उत्तल दर्पण में v का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे लिखा है v का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिख रखा है और ऑलवेज। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आभासी व सीधा। आइए फिगर में देखते हैं क्या ये बात सत्य है। तो ये आपका अंदर अंदर हमने कलई कर रखा है बेटा, और ये इसका ध्रुव फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए v का वैल्यू की बात कर रहा है, तो इसमें दो ही केस है। इन्फिनिटी पर वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। फोकस पर बनता है, इसका मतलब मूल बिंदु ये P है, P के दाहिनी तरफ है फोकस इसका, और यदि फोकस दाहिनी तरफ है तो इसका मतलब दाहिनी तरफ की समस्त दूरियां एक्स एक्सिस पर धनात्मक होती हैं। तो v का जो वैल्यू आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा इसका जो केस होता है वो P और F के बीच में, सॉरी P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज बनता है P और F के बीच में। तो ये भी P और F के बीच में ही बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी मूल बिंदु के दाहिनी तरफ एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो वो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पर भी v का जो वैल्यू आएगा वो प्लस आ रहा है, अर्थात उत्तल दर्पण में दोनों केसेस में v का वैल्यू प्लस होगा, धनात्मक लिया जाएगा, यानी इसमें इमेज जो बनेगा वो आभासी व सीधा ही बनेगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि इसमें f का वैल्यू क्या लिया जाएगा और r का भी वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं अवतल, ये जो अवतल दर्पण है इसमें f का वैल्यू क्या लिया जाएगा। तो ये आपका फोकस दूरी हमने लिखा है यहाँ पे, तीसरा अंतर इन दोनों में f इक्वल टू मैंने निगेटिव लिखा है। आइए देखते हैं बात सत्य है। तो ये वाला फिगर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका अवतल दर्पण है। इसमें फोकस दूरी की बात करें तो जो f है और ये जो p है, f और p के बीच की जो दूरी होती है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। इस फिगर में आप ध्यान से देख के बताओ हमें कि f और p के बीच की जो दूरी आ रही है स्मॉल f, ये दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ। तो आप कहोगे सर ये तो एक्स एक्सिस के बाईं तरफ है, और यदि एक्स एक्सिस के बाईं तरफ है तो बाईं तरफ की समस्त दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार भी एक्स एक्सिस पर बाईं तरफ समस्त दूरियां क्या होती है, निगेटिव। इसी वजह से हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो f का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या होता है f का मान उत्तल दर्पण में, तो आइए देखते हैं f का जो वैल्यू होगा उत्तल में वो पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होगी बेटा, धनात्मक। क्यों जी, आइए फिगर में देख लेते हैं क्या ये बात सत्य है। देखिए ये आपका जो अंदर अंदर कलई है यही आपका उत्तल दर्पण है। इसमें P और F के बीच की जो दूरी होगी, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्यान से इस फिगर में देख के बताओ कि इसका जो फोकस है वो दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ। तो आप कहेंगे सर दाहिनी तरफ है। यदि दाहिनी तरफ है तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ समस्त दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक एक्स एक्सिस पर। तो F का मान क्या लिया जाएगा, उत्तल दर्पण में प्लस लिया जाएगा। तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या रखा है, पॉजिटिव। बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आइए पहले बताते हैं आपको। ये ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र C डैश है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे स्मॉल r या कैपिटल R से दिखाते हैं। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखने से ही लग रहा है कि ये बाईं तरफ है। बाईं तरफ है तो मैंने पहले ही लिखा है इधर की दूरी माइनस होगा, माइनस भी मतलब निगेटिव, अर्थात अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ लिखा हमने r इक्वल टू माइनस भी, जिसका मतलब क्या है, ऋणात्मक, निगेटिव। इसमें r का वैल्यू देख लीजिए पॉजिटिव होगा। क्यों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको P और C के बीच की जो भी दूरी होगी उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि दाहिनी तरफ है। m का यदि बात करें इसमें तो m इक्वल टू होता है बेटा अवतल दर्पण में I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U। और इसका मतलब क्या है, इसी के माध्यम से हम आपको 3 केसेज आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है m इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन 1 और m लेस देन 1। m इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होंगी। तो अवतल दर्पण यहाँ पे 6 केसेज होते हैं। जो तीसरा वाला केस होता है जब वस्तु को हम C पर रखते हैं तो उसमें जितना बड़ी वस्तु रखी जाती है उतना ही बड़ा इमेज बन जाता है। तो यदि I और O के माध्यम से हम इसको समझें तो जितना बड़ा I उतना बड़ा O, जितना बड़ा I उतना बड़ा O। दोनों यदि सेम लंबाई के रहेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रेखीय आवर्धन का मान कितना आ जाएगा अवतल दर्पण में, 1।
और यम ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि रेखीय आवर्धन का जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। किन केसेज में 1 से बड़ा आएगा रेखीय आवर्धन का मान अवतल दर्पण में? तो जब वस्तु को हम जैसे जैसे अब सी से आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे अब इमेज का वैल्यू क्या होता है बेटा, बड़ा बनना शुरू होता है और ऑब्जेक्ट छोटा होता है। तो सी व एफ के बीच वाले केस में, एफ पर और एफ और पी के बीच में, इन तीन केसेज में जो आई का वैल्यू आएगा वो उससे बड़ा आएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यदि ए आई है और वो है आई का मान यदि 20 है तो इसका मान रख लीजिए 10, मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब 1 से बड़ा है कि छोटा, तो 1 से बड़ा है। तो इन तीन केसेज में यानी सी के आगे जब जैसे जैसे हम जाएंगे अवतल दर्पण में वैसे वैसे आई का मान बढ़ेगा, ओ का घटेगा, तो इस केस में यम का जो भी वैल्यू आएगा 1 से ज़्यादा आएगा। इस बात का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा। यम ग्रेटर देन 1 का मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। यम बराबर 1 का मतलब प्रतिबिंब और वस्तु आपस में बराबर है। यम लेस देन 1 का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु से छोटी होगी। तो वस्तु से छोटी कब होगी? तो ये जो सी से पहले वाला केस होगा, जो इन्फिनिटी है, सी और इन्फिनिटी के बीच वाली जो केसेज है उसमें जो आई होगा वो उससे छोटा होता है, इसी वजह से यम लेस देन 1 आता है। इस उत्तल में यदि बात करें तो इसमें एक ही केस होता है जिसमें आपको दिखाया गया है कि यम लेस देन 1 है, इसका मतलब वस्तु से छोटा। क्यों जी, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, ये देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। इसमें इन्फिनिटी पे जब वस्तु को रखते हैं बेटा तो इमेज कहाँ बनता है, इसका फोकस पे बनता है, बिंदु आकार का बनता है, बहुत छोटा बनता है। और वस्तु को उसके बाद कहीं पे भी रखें, इन्फिनिटी और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखें तो इमेज पी और एफ के बीच बनता है और छोटा बनता है। तो बार बार इस सूत्र की मदद से आप देख रहे हैं कि बार बार जब भी वस्तु को कहीं भी प्लेस किया जाए तो आई का मान उससे छोटा आ रहा है। तो आई यदि छोटा है वो बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आई 5 है और वो 10 है, 5 में 10 का भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा। इसी वजह से इस उत्तल दर्पण में यम ऑलवेज लेस देन 1 आता है। तो यदि पूछे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें रेखीय आवर्धन का मान सदैव 1 से कम आता है, तो जवाब क्या होगा आपका, उत्तल दर्पण। और ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा 1 से कम आता है, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा बेटा अवतल दर्पण। आइए कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको न्यूमेरिकल के दौरान ये चीज़ें आपको काम आएंगी, उसे समझाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप ये मान लीजिएगा बेटा कि एक अवतल दर्पण है जिसमें एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि कोई अवतल दर्पण है जिसमें 2.5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वो अवतल दर्पण 2.5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा ये बोल रहा है। इस 2.5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है? यदि ये वास्तविक बोल रहा है तो क्या हम यम का मान प्लस लें या माइनस लें? इसी बात में बच्चों को बड़ा शंका रहती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। m = 2.5 गुना वास्तविक। गुना का मतलब यम होता है, जैसे सवाल में कहेगा गुना तो उसका मतलब वो m है। तो अब ये बात ये आएगी कि सर यम का वैल्यू प्लस लें या माइनस लें, तो हमारे पास एक फार्मूला है। आप इस बात को रटिए ना बेटा, ये फार्मूला है, यहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। m = -v/u होता है, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, = i/u होता है। तो आई और ओ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसी से आपको समझाएंगे। माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है। और यदि वास्तविक बन रहा है तो आपको पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब जब बनता है अवतल दर्पण में, उस केस में v का वैल्यू ऑलवेज माइनस लिया जाता है, ये आपको पता है। 5 केसेज में अवतल दर्पण में माइनस बनता है, वास्तविक बनता है इमेज, इस वजह से v का वैल्यू हम माइनस लेंगे। और u तो ऑलवेज ही माइनस होता है, चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों माइनस है। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो m का वैल्यू आएगा वो -v/u ही आएगा। इस बात का मतलब है कि जैसे ही सवाल में वो बोलता है कि किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का 2.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, जो भी बोले वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m का वैल्यू आपको माइनस लेना है। क्या लेना है? m का वैल्यू आपको माइनस लेना है। ठीक है बेटा, m = क्या लेंगे, -2.5। यदि कहता कि नहीं, उसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक की जगह क्या इस्तेमाल करता है, आभासी शब्द इस्तेमाल करता है। आभासी शब्द यदि इस्तेमाल करता है तब यम का मान प्लस लेंगे या माइनस, इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि ये आभासी बोलता है तो यम = -v/u होता है। ये फार्मूला आपको पहले से ही याद है, माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में ही होता है, ये माइनस पहले से ही फार्मूले में रहेगा बेटा। और यदि आभासी बोलता है तो ये बात आपको पहले से याद है कि आभासी के केस में अवतल दर्पण में v का वैल्यू प्लस लेते हैं और u का मान तो हमेशा, ये वाला जो माइनस होगा, नीचे वाला माइनस, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका ऊपर ये प्लस है, ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। कुल मिला के v/u का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अर्थात m का वैल्यू जब वो सवाल में बोलेगा कि किसी अवतल दर्पण में 3 गुना आभासी बन रहा है, तो हम m का वैल्यू क्या लेंगे बेटा, प्लस। बट कहेंगे आप कि सर यदि उत्तल दर्पण रहेगा तब, तो उत्तल दर्पण में तो आभासी ही बनता है। आपको तो पता है कि उत्तल दर्पण में जो केस है, 2 ही केसेज है, उसमें जो इमेज बनेगा वो आभासी ही बनेगा। तो यदि उत्तल दर्पण की बात करता है बेटा, अवतल के प्लेस पर उत्तल बात कर लेता है, तो उत्तल में हम क्या करेंगे,
अब सूत्र तो हमारा यही रहेगा, सूत्र तो बदलेगा नहीं, माइनस ही रहेगा। और उत्तल दर्पण के केस में भी का वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और यू का मान तो माइनस ही रहेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल यदि उत्तल दर्पण में बोलता है आभासी प्रतिबिंब तो एम का मान प्लस लेंगे, 3 गुना 5 गुना जो भी बोलेगा उत्तल दर्पण में उसमें एम का वैल्यू हम प्लस लिया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छी समझ में आई होंगी। न्यूमेरिकल हम इसका नेक्स्ट डे कराएंगे, जिसके माध्यम से आपको इस चैप्टर में जो भी सवाल लगाने में दिक्कतें आ रही होंगी, कोशिश करता हूँ कि वो नहीं आएंगे।